नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म यूपीएससी हिंदी ऑडियो चैनल पर। हाँ, इस चैनल पर हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऑडियो कक्षाएं उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि आप अपनी तैयारी को और अधिक प्रभावी बना सकें। नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब उन सुरागों के जरिए जो इतिहासकार इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि इस दौर की कहानी असल में जोड़ी कैसे जाती है। तो सवाल ये है, हम आधुनिक भारत के बनने की कहानी सिर्फ राजाओं, लड़ाइयों और तारीखों से परे जाकर कैसे समझते हैं? ये उन सबूतों को देखने जैसा है जो पीछे छूट गए हैं, है ना? आज की इस पड़ताल का मकसद यही समझना है कि इतिहासकार कैसे जानते हैं जो वो जानते हैं, घटनाओं की लिस्ट से थोड़ा आगे बढ़कर। चलिए, इतिहास के कच्चे माल को जरा महसूस करते हैं। शुरुआत करते हैं उस बुनियाद से जिस पर सरकारी ढांचा खड़ा होता है, यानी सरकारी रिकॉर्ड्स या अभिलेखागार, आर्काइव्स। लगता तो है कि ये सबसे सीधे स्रोत होंगे। हाँ, हैं तो ये रीढ़ की हड्डी की तरह, लेकिन सीधे जरूर नहीं। इनका पैमाना और प्रकार ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, एक तरफ है केंद्रीय सरकार के रिकॉर्ड्स, जैसे दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार जी। दूसरी तरफ है राज्यों के अभिलेखागार। इनमें पूर्व प्रेसिडेंसीज जैसे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे के रिकॉर्ड्स तो हैं ही, साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल जैसे राज्यों के अपने संग्रह भी हैं। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि उसकी विशाल मात्रा और जिस तरह से उसे संगठित किया गया है वो है। आप ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारिक हिसाब किताब से लेकर 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन के शासन और फिर आज़ादी के बाद की नीतियों तक का सफर, वो पूरा इन फाइलों में देख सकते हैं। ये अपने आप में सत्ता के बदलते स्वरूप की कहानी है। यानी सिर्फ फैसले नहीं, बल्कि फैसले लेने की पूरी प्रक्रिया दिखती है। और कुछ खास जगहों के रिकॉर्ड्स का जिक्र आता है, जैसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम और मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। इनमें क्या अलग मिलता है, कुछ खास? हाँ, ये प्रेसिडेंसी अभिलेखागार इसलिए अहम है क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता के शुरुआती केंद्रों के रिकॉर्ड हैं। इनमें सिर्फ व्यापार का हिसाब नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, स्थानीय शासकों से उनके दांवपेच, प्रशासन खड़ा करने की जद्दोजहद और हाँ, दूसरी यूरोपीय ताकतों जैसे फ्रांसीसी या डच के साथ उनकी कशमकश का कच्चा चिट्ठा मिलता है। ये वो रिकॉर्ड हैं जो बताते हैं कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे एक राजनीतिक शक्ति बन गई। अच्छा, दूसरी यूरोपीय शक्तियों का जिक्र आया तो जाहिर है उनके अपने रिकॉर्ड्स भी भारत के इतिहास के लिए जरूरी होंगे। मतलब वो कहानी का दूसरा पहलू दिखाते होंगे। बिल्कुल। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश, इन सब के अभिलेखागार भारत में यूरोपीय दखलंदाजी की पूरी तस्वीर बनाते हैं, सिर्फ अंग्रेजों के नजरिए से नहीं। हाँ, ये तो है। पुर्तगालियों के रिकॉर्ड गोवा में मिल जाते हैं, डचों के कुछ चेन्नई और कोचिन में, फ्रांसीसियों के पेरिस में और डेनिश रिकॉर्ड कोपेनहेगन में मिलते हैं। ये रिकॉर्ड न सिर्फ उनके व्यापार और राजनीति के बारे में बताते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि अंग्रेजों के मुख्य प्रतिद्वंदी भारत को कैसे देख रहे थे और उनकी क्या योजनाएं थीं। ये अक्सर ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में न मिलने वाली जानकारी या कहें तो एक अलग नजरिया पेश करते हैं। अच्छा, तो सरकारी फाइलों और यूरोपीय प्रतिद्वंदिता से आगे बढ़कर न्यायिक रिकॉर्ड्स भी हैं जी। ये अदालती दस्तावेज क्या बताते हैं? और निजी अभिलेखागार का क्या ये हमें उस आम इंसान या उस खास व्यक्ति की कहानी दिखाते हैं जो सरकारी फाइलों में कहीं खो जाती है? और विदेशों में जैसे लंदन का इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, वो कितना अहम है? जी, न्यायिक अभिलेखागार उस जमाने के समाज की झलक देते हैं। अदालती मामले, फैसले, गवाहियां, इनसे पता चलता है कि जमीन, जायदाद, शादी ब्याह, व्यापार को लेकर कैसे झगड़े थे, कानून कैसे लागू हो रहा था और सामाजिक मान्यताएं क्या थीं। निजी अभिलेखागार जैसे किसी बड़े व्यापारी घराने, जमींदार परिवार या किसी राष्ट्रवादी नेता के कागजात अक्सर ज्यादा बेबाक और व्यक्तिगत होते हैं। इनमें वो बातें मिल सकती हैं जो कोई सरकारी रिपोर्ट में नहीं लिखेगा। असली इरादे, निजी चिंताएं, आपसी रिश्ते। सही। और लंदन का इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स तो वो एक तरह से सोने की खान जैसा है, क्योंकि इसमें भारत में बैठे वायसरॉय और लंदन में बैठी सरकार के बीच का सीधा पत्राचार, गुप्त रिपोर्टें, नीतिगत बहसें सब मौजूद हैं। ये समझने के लिए कि ब्रिटिश राज आखिर चलता कैसे था, ये बहुत जरूरी है। और नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, उसकी खासियत क्या है? क्या वो इन सब का केंद्र बिंदु है? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के रिकॉर्ड्स का मुख्य भंडार है।
यहाँ आपको 18वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक के सरकारी दस्तावेज मिलेंगे। अलग अलग मंत्रालयों की फाइलें, सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे, विभिन्न आयोगों और समितियों की रिपोर्टें, जैसे शिक्षा पर, अकाल पर या संवैधानिक सुधारों पर। जी। खुफिया विभागों की जानकारी, ये सब यहाँ है। आधुनिक भारत का प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे हुआ, इसकी परतें खोलने के लिए ये एक अनिवार्य जगह है, कह सकते हैं। और राज्यों के अभिलेखाकार, उनका क्या योगदान है इस पूरी तस्वीर में, वो भी उतने ही जरूरी हैं। वो भी उतने ही अहम है, क्योंकि भारत सिर्फ दिल्ली से नहीं चलता था, है ना। राज्यों के अभिलेखागारों में मुख्य रूप से 3 तरह के रिकॉर्ड मिलते हैं। एक तो पुराने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के रिकॉर्ड, दूसरे भूतपूर्व रियासतों के रिकॉर्ड जो आजादी के बाद भारत में शामिल हुई, और तीसरे उन इलाकों के रिकॉर्ड जो पहले दूसरी विदेशी शक्तियों के अधीन थे, जैसे पुर्तगाली गोवा। रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ, रजवाड़ों का शासन कैसा था, क्षेत्रीय स्तर पर नीतियां कैसे लागू हुईं, ये सब समझने के लिए राज्य अभिलेखागारों में जाना पड़ता है। ये भारत की विविधता और उसके जटिल संघीय ढांचे की ऐतिहासिक जड़ों को दिखाते हैं। चलिए अब सरकारी और प्रशासनिक दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं, व्यक्तिगत अनुभवों की बात करते हैं। जीवनियां, संस्मरण, यात्रा वृतांत, ये कैसे इतिहास के धागे सुलझाते हैं, ये अलग कैसे हैं? ये स्रोत इतिहास को एक मानवीय चेहरा देते हैं। जीवनियां और संस्मरण हमें नेताओं, समाज सुधारकों, कलाकारों या अन्य महत्वपूर्ण लोगों के जीवन में झांकने का मौका देते हैं। उनके विचार, उनकी प्रेरणाएं, उनकी मुश्किलें। अच्छा। यात्रा वृतांत, जो अक्सर विदेशी यात्रियों, मिशनरियों या अधिकारियों ने लिखे, उस समय के भारत के बारे में बाहरी नजरिए से बताते हैं। सड़कों, शहरों, गांवों का हाल, लोगों के रीति रिवाज, खान पान, सामाजिक ढांचा, ये अक्सर उन छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं जिन्हें सरकारी रिपोर्टें नजरअंदाज कर देती हैं। कोई दिलचस्प उदाहरण है किसी यात्रा वृतांत का? हाँ, कई हैं। जैसे बिशप हेबर का जर्नल, जो 19वीं सदी की शुरुआत में भारत घूमे और यहाँ के जीवन का बहुत सजीव वर्णन किया, या अब्बे डुबॉइस का हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, जो बहुत प्रभावशाली रहा, हालांकि उस पर पक्षपाती होने के आरोप भी लगे। जॉन बटलर की 1855 की असम यात्रा का वृत्तांत उस समय के पूर्वोत्तर भारत की झलक देता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ये वृत्तांत लिखने वाले के अपने नजरिए, उसके पूर्वाग्रहों और उसके मिशन से प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। कोई मिशनरी भारत में धर्म प्रचार के नजरिए से लिखेगा, कोई अधिकारी प्रशासनिक नजरिए से। इसलिए इन्हें पढ़ते हुए ये सवाल पूछना जरूरी है कि ये कौन लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। ये तो बहुत जरूरी बात है, स्रोत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब बात करते हैं सार्वजनिक दायरे की। अखबार और पत्रिकाएं 19वीं 20वीं सदी में तो प्रेस की भूमिका बहुत बड़ी हो गई थी। ये कितने शक्तिशाली थे उस जमाने में, बहुत ज्यादा। अखबार सिर्फ खबरें नहीं देते थे, वे जनमत बनाते थे, बहस छेड़ते थे, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करते थे और अक्सर राष्ट्रवादी आंदोलन का मंच बन जाते थे। शुरुआत में जेम्स ऑगस्टस हिकी का बंगाल गजेट 1780 आया। हाँ, वो पहला। जी। फिर कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे से कई अंग्रेजी अखबार निकले। लेकिन सरकार और प्रेस के रिश्ते हमेशा मधुर नहीं रहे होंगे। आपने सेंसरशिप का जिक्र किया था। बिल्कुल नहीं, शुरुआत से ही टकराव था। सरकार को आलोचना पसंद नहीं थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने तो 1799 में ही सेंसरशिप लगा दी थी। अरे बाप रे, इतनी जल्दी? हाँ, जॉन एडम्स ने 1823 में नियम और कड़े किए। हाँ, बीच में चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 में प्रेस को आज़ादी दी, इसीलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। लेकिन यह आज़ादी भी स्थायी नहीं रही। 1878 में लॉर्ड लिटन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया। हाँ, वो तो कुख्यात है। जी, जिसका सीधा निशाना भारतीय भाषाओं के अखबार थे, जो ज्यादा मुखर होकर सरकार की आलोचना कर रहे थे। यह दिखाता है कि प्रेस की आज़ादी और सत्ता के बीच का तनाव कोई नई बात नहीं है। ये उस दौर की सच्चाई थी और शायद आज भी प्रासंगिक है। उन राष्ट्रवादी अखबारों के बारे में बताइए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में, कह सकते हैं, आग फूकी। कुछ नाम? हाँ, कई थे और अलग अलग भाषाओं में थे, जो दिखाता है कि आंदोलन कितना व्यापक था। मद्रास से द हिंदू अंग्रेजी और स्वदेश मित्रन तमिल। जी। बॉम्बे से तिलक के केसरी मराठी और महाराष्ट्र अंग्रेजी। बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली और अमृत बाजार पत्र का, वो तो रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में बदल गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। अरे वाह, ये दिलचस्प है। हाँ, इनके अलावा उर्दू, हिंदी, गुजराती और अन्य भाषाओं में भी अनगिनत पत्र थे।
यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीय क्रांतिकारी अखबार निकाल रहे थे, जैसे लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, पेरिस से वंदे मातरम, बर्लिन से तलवार, वैंकूवर से गदर। ये सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बना रहे थे जो विचारों को फैलाता था और लोगों को जोड़ता था। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर अखबार का अपना नजरिया था। कुछ सरकार के करीबी थे, कुछ कट्टर विरोधी, कुछ सुधारवादी। इसलिए किसी एक घटना या मुद्दे को समझने के लिए सिर्फ एक अखबार पढ़ना काफी नहीं है, अलग अलग आवाजों को सुनना पड़ता है ताकि पूरी तस्वीर बन सके। बिल्कुल सही। तो लिखित शब्दों की दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन उन आवाजों का क्या जो लिखी नहीं गई? मौखिक इतिहास, ये क्या है और कैसे मदद करता है? इसका क्या मतलब है? मौखिक इतिहास मतलब ओरल हिस्ट्री, उन अनुभवों और यादों को सहेजने का तरीका है जो कागजों पर दर्ज नहीं हुए। सोचिए, कोई बड़ा किसान आंदोलन हुआ, सरकारी फाइलें शायद आंकड़े देंगी, अखबार नेताओं के बयान छापेंगे। हाँ, लेकिन उस आंदोलन में शामिल एक आम औरत का अनुभव क्या था, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदली, ये बातें अक्सर लिखित स्रोतों में नहीं मिलती। इतिहासकार ऐसे लोगों के इंटरव्यू करके उनकी यादों को रिकॉर्ड करके मौखिक साक्ष्य जुटाते हैं। अच्छा। ये हाशिए पर पड़े समुदायों जैसे दलितों, आदिवासियों या महिलाओं के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें यह है कि याददाश्त धोखा दे सकती है, इसलिए इनकी पुष्टि दूसरे स्रोतों से करनी पड़ती है, पर यह इतिहास को ज्यादा समावेशी और जमीनी बनाते हैं। और साहित्य, उपन्यास, कविताएं, क्या इन्हें भी इतिहास का स्रोत माना जा सकता है? जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ या प्रेमचंद के उपन्यास। ये फिक्शन है, पर हाँ, रचनात्मक साहित्य भी एक अहम खिड़की है, लेकिन इसे सावधानी से खुलना पड़ता है। उपन्यास, कविताएं, नाटक उस समय के समाज की सोच, उसकी उम्मीदें, उसके डर, उसकी समस्याओं को बहुत बहुत गहरे से पकड़ सकते हैं। आनंद मठ ने वंदे मातरम गीत दिया और राष्ट्रवाद की भावना जगाई। प्रेमचंद के गोदान या रंगभूमि में आप उस समय के ग्रामीण भारत के शोषण और संघर्ष को महसूस कर सकते हैं। ये उस दौर की हवा का रुख बताते हैं। सही। लेकिन जैसा आपने कहा, यह फिक्शन है, कल्पना है, लेखक का अपना नजरिया है। इसे तथ्य की तरह नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि उस समय की मानसिकता, सामाजिक टिप्पणी और भावनाओं को समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साहित्य समाज का आईना भी हो सकता है और कभी-कभी उसे बदलने वाला उत्प्रेरक भी। अब आते हैं देखने वाली चीजों पर। चित्रकला, कंपनी पेंटिंग्स का जिक्र आता है। ये क्या थी और इनमें क्या खास था? कंपनी पेंटिंग्स एक दिलचस्प चीजें हैं। ये 18वीं 19वीं सदी में भारतीय कलाकारों ने बनाई, लेकिन उनके ग्राहक अंग्रेज या यूरोपीय थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, इसीलिए इन्हें कंपनी पेंटिंग कहते हैं। अच्छा, इसलिए कंपनी। जी, इनमें अक्सर यूरोपीय यथार्थवाद का असर दिखता है। इनका मकसद था भारतीय जीवन को दस्तावेज करना। यहाँ के लोग कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, क्या काम करते हैं, कौन से जानवर, पेड़ पौधे हैं, कैसे त्योहार मनाते हैं, ऐतिहासिक इमारतें कैसी हैं। ये पेंटिंग पटना, कलकत्ता, दिल्ली, तंजावुर जैसे शहरों में बनी। ये हमें दिखाती हैं कि अंग्रेज भारत को कैसे देख रहे थे, या शायद कैसे देखना चाहते थे, एक एग्जॉटिक, जानकारी योग्य जगह। इसी के समानांतर कलकत्ता में कालीघाट पेंटिंग जैसी लोक कला शैली भी पनप रही थी। ये बाजार में आम लोगों के लिए बिकती थी और इसमें अक्सर देवी देवताओं के चित्र, पौराणिक कथाएं या फिर उस समय के समाज पर तीखा व्यंग्य होता था। ये कंपनी पेंटिंग से बिल्कुल अलग, ज्यादा सहज और देसी थी। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ, फिर आई राष्ट्रवादी कला। राजा रवि वर्मा ने पश्चिमी तकनीक से भारतीय थीम जैसे पुराणों पर पेंटिंग बनाई जो बहुत लोकप्रिय हुई। उसके बाद बंगाल स्कूल आया, अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, जिसमें नंदलाल बोस जैसे कलाकार थे। इन्होंने पश्चिमी प्रभाव को नकार कर अजंता, मुगल, राजपूत शैलियों से प्रेरणा ली और एक भारतीय कला बनाने की कोशिश की। यह कला के जरिए अपनी पहचान खोजने और औपनिवेशिक असर का जवाब देने का प्रयास था। तो आप देख सकते हैं कि पेंटिंग सिर्फ सुंदर चित्र नहीं, वे उस दौर की राजनीति, समाज और पहचान की जद्दोजहद को भी दर्शाती हैं। और आखिर में इमारतें, वास्तुकला या स्थापत्य कला, ये पत्थर और ईंटें कैसे कहानी कहती हैं, ये भी स्रोत हैं। बिल्कुल, इमारतें अपने बनाने वाले की शक्ति, विचारधारा और संस्कृति का प्रतीक होती हैं। अंग्रेजों ने भारत में जो सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, चर्च, बंगले बनाए, वे अक्सर यूरोपीय शैली में थे। गॉथिक, रोमन, नियोक्लासिकल, ये भारत में उनकी सत्ता का ऐलान करते थे। हाँ, दिखते हैं वो।
फिर एक मिलीजुली शाली भी आई, जिसे इंडो सार्सेनिक कहा गया। इसमें भारतीय तत्व जैसे मेहराब, छज्जे, जालियां, इस्लामी तत्व गुंबद, मीनारें और पश्चिमी तत्वों का मिश्रण था, जैसे मद्रास हाई कोर्ट या मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। जी। नई दिल्ली तो पूरी की पूरी अंग्रेजी राज की भव्यता और योजना का प्रतीक है, जिसे लुटियंस और बेकर ने डिजाइन किया। विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया जैसी इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं, वे इतिहास के बयान हैं। यहां तक कि रियासतों के राजाओं ने जो महल बनवाए, जैसे बड़ौदा का लक्ष्मी विलास पैलेस, वे भी उनकी शान शौकत और बदलती स्थापत्य रुचियों की कहानी कहते हैं। वाकई आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के लिए स्रोतों का एक पूरा जखीरा मौजूद है। सरकारी फाइलों के ढेर से लेकर किसी की निजी डायरी के पन्नों तक, अखबारों की बहसों से लेकर पेंटिंग्स के रंगों और इमारतों की बनावट तक। तो इस सब का क्या मतलब है? यही कि इतिहास कोई एक सीधी सपाट कहानी नहीं, बल्कि अनगिनत धागों से बुनी गई कई कहानियां हैं, जिन्हें अलग अलग स्रोतों से जोड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर स्रोत की अपनी ताकत है और अपनी सीमा। कोई भी स्रोत अपने आप में मुकम्मल या इनफैलेबल नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड आधिकारिक पक्ष रखते हैं, निजी खाते व्यक्तिपरक हो सकते हैं, अखबारों में एजेंडा हो सकता है, कला की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। इतिहासकार का काम है इन सभी स्रोतों को एक साथ रखना, उनकी आलोचनात्मक पड़ताल करना, उनके पूर्वाग्रहों को समझना और फिर एक संतुलित, एक बहुआयामी तस्वीर बनाने की कोशिश करना। लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और अलग अलग लोगों के लिए उसके मायने क्या थे। और इसी सोच के साथ एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह से जानकारी दर्ज हुई और हम तक पहुंची, उसके इतने सारे तरीकों को देखते हुए आधुनिक भारतीय इतिहास की वो कौन सी कहानियां या नज़रिए हो सकते हैं जो अब भी कहीं दबे पड़े हैं, शायद ऐसे स्रोतों में